हेलो स्टूडेंट्स, मैं अरुण कुमार शर्मा, आपका बायोलॉजी टीचर, हमारे यूट्यूब चैनल ब्लूप्रिंट डिजिटल पे आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम कृत्रिम कायिक जनन यानी कि आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बारे में पढ़ेंगे और उसके मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे और लैंगिक जनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। अब हम आज के टॉपिक पर आते हैं। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन या कृत्रिम कायिक जनन का मतलब क्या है कि मनुष्य के द्वारा पादपों के भागों का प्रयोग करते हुए नए पादपों के निर्माण की प्रक्रिया या नए पादपों के निर्माण के इस प्रकार के जनन को हम कृत्रिम कायिक जनन कहते हैं। कृत्रिम कायिक जनन में जो पहला पॉइंट है या पहला हेडिंग है हमारा, वो है कलम लगाना यानी कि कटिंग। कलम लगाने में हम पादप के जड़, तना अथवा पत्ती के छोटे से पार्ट को यूज करके नया पादप निर्माण करते हैं, और जो पार्ट हम पादप का यूज करते हैं, जड़ का, तने का या पत्ती का, वो छोटा सा पार्ट जो हम नए पादप के निर्माण में यूज करते हैं, हम उसे कटिंग कहते हैं। कटिंग का प्रयोग नए पादप के निर्माण में होता है, और कभी कभी स्टेम कटिंग को लगाने से पहले उस कटिंग को हम हार्मोन ऑक्सिन में डुबोकर या ऑक्सिन के साथ ट्रीट करके उसको लगाते हैं, जिससे जड़ें जो होती हैं वो जल्दी आ जाती हैं। जब हम कटिंग लगाते हैं तो उसमें लगाने के बाद कुछ समय बाद अपस्थानिक जड़ें उत्पन्न हो जाती हैं, और ये जड़ें वृद्धि करके एक नए पादप के निर्माण में सहायता करती हैं। अनुकूल समय जो है वो कटिंग के लिए वो रेनी सीजन है, और इसकी जो एग्जाम्पल है वो है शुगर केन, रोज यानी गन्ना और गुलाब, उनमें स्टेम कटिंग यूज की जाती है। नींबू और इमली में रूट की कटिंग यूज की जाती है। बिगोनिया में, ब्रायोफाइलम में लीफ कटिंग यूज की जाती है। कृत्रिम कायिक जनन में जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है रोपण द्वारा, दैट इज ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में हम क्या करते हैं कि दो पादपों को जोड़कर एक संपूर्ण पादप बनाते हैं, जिसमें दोनों पादपों के लक्षण होते हैं। जो पार्ट रूट वाला पार्ट होता है, जो जमीन में लगा हुआ पार्ट होता है, गमले में लगा हुआ पार्ट होता है, उसे हम स्टॉक बोलते हैं यानी स्कंद बोलते हैं। जबकि जो पार्ट हम स्टेम वाला पार्ट होता है, जो ऊपर वाला पार्ट होता है, हम उसको कलम यानी कि स्कियोन बोलते हैं। तो जो तने वाला भाग है वो कलम कहलाता है, जबकि जो जड़ वाला भाग है वो स्कंद यानी कि स्टॉक कहलाता है। स्टॉक हम कैसे प्लांट से लेते हैं? जो वाइल्ड वैरायटी का हो और वो पेस्ट और रोग के प्रति प्रतिरोधी हो, यानी कि उस पर पेस्ट का और रोगों का प्रभाव ना पड़ता हो। वाइल्ड वैरायटी का मतलब हमारे यहाँ ओरिजिनल वैरायटी का मतलब, जब नया कोई अर्थ पर बनते समय नया पादप या नया ऑर्गेनिज्म बनता है, पहली बार जो ऑर्गेनिज्म किसी जाति का बनता है, बना होगा जब अर्थ बनी थी, तो उसको हम बोलते हैं वाइल्ड वैरायटी यानी कि ओरिजिनल वैरायटी। अब ये वैरायटी पेस्ट और रोग के प्रति रेजिस्टेंट होती है, जबकि जो कलम यानी कि स्कियोन लेते हैं हम, वो बेहतर लक्षण वाली लेते हैं, और ये बेहतर लक्षण वाले स्कियोन और जो स्टॉक होता है उसको जोड़कर हम एक कंप्लीट पादप बनाते हैं। ये हमने स्टॉक लिया जो इसका रूटेड पार्ट है, ये इसकी ये स्कियोन हुआ, जो दोनों को जोड़कर हमने यहाँ पर कंप्लीट प्लांट बनाया, और दोनों को मिलाकर वो अब एक संपूर्ण पादप बनता है, और उसमें दोनों पादपों के लक्षण होंगे। बेहतर लक्षण इसके कारण होगा, और जो रोग के प्रति रेजिस्टेंस और पेस्ट के प्रति रेजिस्टेंस होगा वो इसके कारण होगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम आम की बात करते हैं, तो आम में हमने बेहतर क्वालिटी वाला जो पोर्शन लिया, और तने वाला हम स्कियोन लेंगे, जबकि वाइल्ड वैरायटी वाले से हम स्टॉक लेंगे। दोनों को जोड़कर जब हम एक नया पादप बनाएंगे तो जो करेक्टर होंगे बढ़िया, वो इसके कारण होंगे और बेहतर आम आएगा, लेकिन जो रोग के प्रति रेजिस्टेंस और पेस्ट के प्रति रेजिस्टेंस होगी वो स्टॉक के कारण होगी। अनुकूल मौसम जो है वो बसंत होता है। एग्जाम्पल रोज, मैंगो, ग्रेप्स, गुआवा, ऑरेंज। कृत्रिम कायिक जनन में नेक्स्ट हेडिंग है दाब लगाना, दैट इज लेयरिंग। लेयरिंग में क्या काम करते हैं कि पादप के तने पर कृत्रिम रूप से जड़ों का विकास कराया जाता है, और अब इस जड़ वाले भाग को काटकर किसी और जगह ले जाकर इसे एक नए प्लांट में विकसित करा लिया जाता है। यानी कि सबसे पहले हम क्या करेंगे कि स्टेम की ब्रांच पर
कृत्रिम रूप से जड़ों को विकसित करेंगे। विकसित करने के बाद इस जड़ युक्त पार्ट को काटकर किसी दूसरी जगह ले जाकर इसको नए पादप में विकसित कर लेते हैं। दो प्रकार की होती है ये लेयरिंग, माउंट और ग्राउंड लेयरिंग और एयर लेयरिंग। माउंट और ग्राउंड लेयरिंग का मतलब क्या है कि इसमें सॉइल के अंदर रूट्स का डेवलपमेंट किया जाएगा और यहाँ पर सॉइल में डेवलपमेंट नहीं होता क्योंकि ये ब्रांच ज्यादा कठोर होती है, इसलिए इसको एयर में कराया जाता है। पहले है माउंट और ग्राउंड लेयरिंग। माउंट और ग्राउंड लेयरिंग में क्या करते हैं, ये हर्बिशियस टाइप के प्लांट्स में होता है जिसमें मतलब ब्रांचेस सॉफ्ट होती है और इस सॉफ्ट ब्रांच को हम नीचे की तरफ मोड़कर इसको सॉइल में दबा देते हैं हल्का सा, और इस पार्ट को बोलते हैं जो दबा हुआ पार्ट का पैक। अब उसके कुछ समय बाद यहाँ पर पैक से रूट्स का निर्माण हो जाता है। बाद में इसको यहाँ से काटकर एक दूसरी जगह ले जाकर एक नए जगह पर नई प्लांट को विकसित कर देते हैं। यानी कि अब जो माउंट लेयरिंग है या ग्राउंड लेयरिंग में क्या करेंगे, एक प्लांट के ब्रांच को मोड़कर सॉइल में लगा देंगे और सॉइल वाले दबे हुए पार्ट्स में रूट्स विकसित हो जाएंगे और कटे हुए पार्ट्स को ले जाकर अलग किसी जगह दूसरी जगह जाकर नए पादप में विकसित कर लेते हैं। सेम टू सेम लगभग ये है, लेकिन अंतर क्या है कि यहाँ पर ऐसे प्लांट्स में लेयरिंग की जाती है जो कठोर होते हैं, जिनमें बेंडिंग संभव नहीं है। इसके लिए क्या काम करते हैं, ब्रांच पर एक कट लगाते हैं और कट पर सॉइल, डंग, कॉटन और घास लगाकर उसको बंद कर देते हैं और उस पार्ट को हम गूटी बोलते हैं। गूटी में अब कुछ समय बाद रूट्स का निर्माण हो जाएगा और इस रूटेड पार्ट को यहां से काटकर कहीं और ले जाकर इसको ग्रो करा देते हैं, एक नए पादप पे विकसित करा देते हैं। इसके एग्जाम्पल है जैस्मीन और स्ट्रॉबेरी, और एयर लेयरिंग के एग्जाम्पल है अमरूद, लीची, अनार, संतरा। कृत्रिम कायिक जनन में हमारा नेक्स्ट पॉइंट है माइक्रो प्रोपगेशन। नाम से पता चलता है कि माइक्रो प्रोपगेशन है क्या। माइक्रो माने सूक्ष्म यानी कि छोटा, प्रोपगेशन मतलब प्रवर्धन यानी कि जनन, यानी कि ऐसा जनन जिसमें प्लांट के छोटे से पार्ट से संपूर्ण पादप का निर्माण किया जाता है आर्टिफिशियल मीडियम यानी कि कल्चर मीडियम में। क्या कहलाता है, माइक्रो प्रोपगेशन। यानी कि माइक्रो प्रोपगेशन कायिक जनन की वह विधि है जिसमें प्लांट के टिश्यूज, ऑर्गन के छोटे से पार्ट से आर्टिफिशियल कल्चर मीडियम में छोटे से पार्ट से एक संपूर्ण पादप का निर्माण कराया जाता है। जो पार्ट प्लांट का, टिश्यूज का सेल जो लिया जाता है उसको हम बोलते हैं एक्सप्लांट, और जो जिस मीडियम में उसको ग्रो कराया जाता है उसे हम बोलते हैं कल्चर मीडियम। अब सबसे पहले इस मेथड में प्लांट के टिश्यू ऑर्गन के छोटे से पार्ट को कट करके कल्चर मीडियम में डाला जाता है, और जिस पार्ट को उसमें डाला जाता है कल्चर मीडियम, प्लांट का वो पार्ट, टिश्यू का, ऑर्गन का छोटा सा पार्ट, वो क्या कहलाता है, एक्सप्लांट कहलाता है। अब एक्सप्लांट की सेल कल्चर मीडियम में ग्रो करती है। कल्चर मीडियम में प्लांट की आवश्यकता की सारी चीजें उपस्थित होती हैं। अब कल्चर मीडियम में जब ये ग्रो करती हैं तो ग्रो करने के बाद ये सेल विभाजित होती है और विभाजित होकर अनडिफरेंशिएटेड सेल्स का एक मास बनाती है, ग्रुप बनाती है, जिसे क्या बोलते हैं, कैलस, यानी कि अविभेदित सेल का। अब अविभेदित से मतलब क्या है, इसके लिए हमें डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है, विभेदन का मतलब क्या है कि अविभेदित सेल्स यानी कि समान प्रकार की सेल्स का एक विशेष प्रकार के टिश्यूज में, ऑर्गन्स में कन्वर्जन होना क्या कहलाता है, डिफरेंशिएशन। यानी कि डिफरेंशिएशन वो प्रोसेस है जिसमें समान प्रकार की सेल विभिन्न प्रकार के टिश्यूज और ऑर्गन्स में रूपांतरित हो जाती है, क्या कहता है, विभेदन यानी कि डिफरेंशिएशन कहता है। तो यहां पर जो एक्सप्लांट की सेल है वो विभाजित होकर अनडिफरेंशिएटेड सेल का एक मास बना, जिसे हम क्या बोलते हैं, कैलस। अब कैलस में सेल्स जो है वृद्धि करेंगी, वृद्धि करने के बाद अब ये डिफरेंशिएट होकर प्लांटलेट बनाएंगी, और ये प्लांट जैसी संरचनाएं होती है जो छोटी होती हैं, और इनको यहां से निकालकर हार्डनिंग प्रोसेस के बाद अब इसको नए मृदा में, नए सॉइल में जाकर ग्रो किया जाता है, जहां ये एक संपूर्ण पादप में ग्रो हो जाते हैं। अब तो सबसे पहले जो टिश्यू में, कल्चर मीडियम में हम प्लांट्स को ग्रो कराते हैं, उसमें टिश्यूज का, ऑर्गन का छोटा सा पार्ट लेते हैं जिसे हम एक्सप्लांट बोलते हैं। एक्सप्लांट की सेल्स कल्चर मीडियम में विभाजित होकर कैलस बनाएंगे यानी कि अविभेदित कोशिकाओं का समूह, और ये विभेदन के बाद प्लांटलेट्स में कन्वर्ट होता है। प्लांटलेट्स को आगे जाकर संपूर्ण पादप में ग्रो करा लिया जाता है। अब हम अलैंगिक जनन की हानियां और अलैंगिक जनन के महत्व को पढ़ेंगे। पहले हम अलैंगिक यानी कायिक जनन के महत्व को पढ़ते हैं। सबसे पहले पादपों की शुद्धता बरकरार रहती है, क्योंकि अलैंगिक जनन में जनक पेरेंट जैसे ही संतान बनती है, इसीलिए जो गुण
जनक पादपों में होते हैं वही गुण उनकी संतानों में ट्रांसफर होते हैं। तो जो गुण जनक में होते हैं वही उनकी संतानों में पहुंचते हैं, इससे उनकी शुद्धता बरकरार रहती है। नंबर 2, जिन पादपों में बीज नहीं बनते उनमें जनन का ये अकेला मेथड होता है, अर्थात अगर इनमें बीज नहीं बनेंगे तो उनकी नेक्स्ट संतानें, नेक्स्ट जनरेशन उत्पन्न नहीं होगी। लेकिन इनमें बीज नहीं बनने के कारण भी, ना बनने के कारण भी ये फिर भी जनन कर पाते हैं, क्योंकि इनमें अलैंगिक जनन होता है। जैसे केला में, अंगूर में, गन्ना में, इनमें वायबल सीड्स नहीं बनते, लेकिन ये अपने अलैंगिक जनन यानी कि कायिक जनन की सहायता से नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस करते हैं और ये क्रॉप में भी कमर्शियली यूज हो जाते हैं। थर्ड वन इज कायिक जनन से तैयार पौधों में जो बीज से प्राप्त पौधे होते हैं, जो बीज से बने पौधे होते हैं, उनकी तुलना में पुष्पन यानी कि फ्लावरिंग जल्दी होती है, उनमें पुष्प जल्दी आ जाते हैं। यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो पौधे बनेंगे उनमें फ्लावरिंग काफी दिनों बाद होगी, लेकिन जो अलैंगिक जनन से बनते हैं पौधे उनमें बीज वाले पौधों की तुलना में पुष्पन जल्दी हो जाता है, जिससे जो हमारा इकोनॉमिक पर्पस है वो सॉल्व हो जाता है। इसके बाद यह काफी किफायती विधि है, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो फसल तैयार की जाती है उसमें ज्यादा पैसे लगते हैं, लेकिन इसमें कम पैसों में ही काम हो जाता है। और फिफ्थ वन है, इसमें श्रम भी कम लगता है एज कंपेयर टू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले मेथड से। अब नेक्स्ट है अलैंगिक जनन की हानि। पहले इसमें विभिन्नताएं उत्पन्न नहीं होती हैं या बहुत कम विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं और इसीलिए ये जैव विकास में सहायक नहीं होता। जैव विकास के लिए दो चीज चाहिए, वेरिएशन जो दो जगह उत्पन्न होता है, एक म्यूटेशन से और एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो जो विभिन्नताएं नहीं होती हैं या बहुत कम होती है, इसके कारण इनमें जैव विकास में ये अधिक सहायक नहीं होता। इसीलिए जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन यानी कि अलैंगिक जनन से जो पीढ़ियां बनती हैं या संतानें बनती हैं उनमें गुण ज्यादा विकसित नहीं हो पाते और वो एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशन में भी ज्यादा अच्छी तरीके से सर्वाइव नहीं कर पाती हैं। नेक्स्ट वन, अगर कोई पादप रोगी है तो उससे जब जनन करा के कायिक जनन से नई संतान उत्पन्न करेगी, नई फसल उत्पन्न की जाएगी, तो उससे रोगी पौधे ही प्राप्त होते हैं, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जैसा जनक होता है एज इट इज ही संतान बनती है। थर्ड वन, इस प्रकार के जनन है उसमें डिस्पर्जल की व्यवस्था नहीं होती, वितरण की व्यवस्था नहीं होती, इसीलिए वो सब एक ही जगह पर उपस्थित हो जाते हैं, जिससे वहां पर ओवर क्राउडिंग हो जाती है, वहां भीड़ भाड़ ज्यादा हो जाती है, जिससे सभी को सभी न्यूट्रिएंट्स मिलना पॉसिबल नहीं हो पाता है। इसके बाद फोर्थ वन, इस प्रकार से बड़ी संतानों में संकर ओज यानी कि हाइब्रिड विग्योर का अभाव होता है। अब हाइब्रिड विग्योर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले प्लांट्स में उत्पन्न होता है। अब लेकिन हाइब्रिड विग्योर या संकर ओज है क्या, कि जो F1 में प्राप्त हाइब्रिड होता है, जो दो माता पिता से बनने वाली संतान है, हाइब्रिड है, उसकी अपने दोनों पेरेंट्स से अच्छा होना, अब सुपीरियरिटी को हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिड विग्योर। यानी कि हाइब्रिड विग्योर का मतलब क्या है कि किसी भी हाइब्रिड जो F1 हाइब्रिड बना है, जो अपने दोनों जनकों से, दोनों पेरेंट्स से ज्यादा बेहतर होता है, उसकी ये क्वालिटी क्या कहलाती है, हाइब्रिड विग्योर। लेकिन चूंकि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है इसलिए इसमें हाइब्रिड विग्योर नहीं होता, एक ही पेरेंट्स के सारे गुण जाते हैं, इसलिए हाइब्रिड विग्योर ना होने से क्वालिटी इंप्रूव नहीं होती है। और लास्ट है, कायिक भागों को अधिक समय तक हम स्टोर नहीं रख सकते। जैसे अब गन्ने की हम कटिंग लगाते हैं या कोई भी वेजिटेटिव पार्ट है उसको हम, आलू है, ट्यूबर्स है, बल्ब है, इनको हम ज्यादा समय तक स्टोर नहीं कर सकते, लेकिन सीड्स को हम ज्यादा समय तक स्टोर कर सकते हैं। सीड्स क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोडक्ट है और सीड्स में मॉइस्चर कम हो जाता है, इसीलिए वो ज्यादा समय तक स्टोर किए जा सकते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट इज लैंगिक जनन। वह रिप्रोडक्शन जिसमें कॉमनली दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, दो पेरेंट्स युग्मकों यानी कि गैमेट्स का निर्माण करते हैं, ये गैमेट्स आपस में फ्यूज होकर डिप्लॉइड जाइगोट का निर्माण करते हैं, जाइगोट से नया ऑफस्प्रिंग बनते हैं, ऐसे रिप्रोडक्शन को हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब इसमें दो जनक अगुणित युग्मक बनाएंगे और ये दोनों जनक जो होते हैं वो कैसे होते हैं, डिप्लॉइड होते हैं, द्विगुणित होते हैं नॉर्मली, और ये जो जनक होते हैं वो अगुणित युग्मक बनाते हैं और जो अगुणित युग्मक होते हैं वो संलयन यानी कि फ्यूजन के बाद द्विगुणित जाइगोट बनाते हैं। और कुछ जीवों में ये द्विगुणित जाइगोट डायरेक्ट संतान बनाता है, जबकि कुछ जीवों में ये द्विगुणित जाइगोट पहले भ्रूण बनाएगा,
और भ्रूण से फिर संतान मिलेगी। नॉर्मली भ्रूण बनता है हायर ऑर्गेनिज्म में और उसके बाद भ्रूण से संतान बनती है। तो ये रिप्रोडक्शन क्या कहलाता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है, यानी कि एक ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें दो जनक यूज होंगे, दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे जो हैप्लॉइड गैमीट्स बनाएंगे और हैप्लॉइड गैमीट फ्यूज होकर जायगोट बनाएगा डिप्लॉइड, और डिप्लॉइड जायगोट से नया ऑर्गेनिज्म बनेगा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अब इसके बाद हमें पता होना चाहिए जीवन की प्रावस्थाएं, फेजेस ऑफ लाइफ क्या होती है। जब कोई ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल्स, जब वो पैदा होता है या बर्थ लेता है या जर्मिनेट होकर नया प्लांट बनता है, तो जर्मिनेशन के बाद या बर्थ के बाद जो स्टेज आती है, यानी कि पैदा होने के बाद जो स्टेज आती है, हम उसे बोलते हैं जुवेनाइल फेज। और जन्म के बाद जो अवस्था आती है उसे क्या बोलते हैं? जुवेनाइल फेज। एनिमल्स में इसको किशोर अवस्था, जुवेनाइल फेज बोलते हैं, लेकिन पादप में ये जुवेनाइल फेज क्या कहलाती है? कायिक अवस्था कहलाती है। क्या कहलाती है? कायिक अवस्था। तो इसमें कहलाती है जुवेनाइल। जुवेनाइल ये भी है, लेकिन बस क्या है कि एनिमल्स में जुवेनाइल यानी किशोर अवस्था कहलाती है, लेकिन यहां पर पादपों में, प्लांट्स में ये किशोर अवस्था को कायिक अवस्था बोलते हैं, जुवेनाइल स्टेज है ये भी। इसके बाद परिपक्व यानी कि मैच्योर स्टेज आती है, और प्लांट्स में इसको जनन अवस्था यानी कि फ्लावरिंग स्टेज, रिप्रोडक्टिव स्टेज यानी कि पुष्पन अवस्था बोलते हैं, और इसको मैच्योरेशन फेज भी बोलते हैं। और इसके बाद सेनेसेंस यानी कि जीर्णता स्टेज आती है, इसमें भी जीर्णता स्टेज है, उसके बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि इन प्रावस्थाओं का क्रम क्या है कि जन्म से किशोर अवस्था यानी कि जुवेनाइल फेज, जो प्लांट में किशोर अवस्था, कायिक अवस्था कहलाती है। किशोर अवस्था यानी कि जुवेनाइल फेज के बाद मैच्योरेशन फेज यानी कि परिपक्व अवस्था, जो प्लांट्स में जनन अवस्था, रिप्रोडक्टिव फेज या पुष्पन अवस्था कहलाती है। इसके बाद प्लांट्स और एनिमल्स में दोनों जो एज आती है, वो स्टेज जो आती है वो जीर्णता यानी कि सेनेसेंस स्टेज होती है, और उसके बाद दोनों में ही मृत्यु। तो क्रम जो है वो क्या है? जन्म, जन्म से किशोर, किशोर से परिपक्व अवस्था, जीर्णता और मृत्यु। कॉम्पिटिशन में ये पूछ लिया जाता है क्रम क्या होता है। प्लांट और एनिमल दोनों में, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल में, ये सारी अवस्थाओं का आना या इन सारी अवस्थाओं का नियंत्रण हार्मोन्स के द्वारा आता है। प्लांट में भी हार्मोन कंट्रोल करते हैं इनको, और एनिमल्स में भी। इसके बाद हमें पता होना चाहिए पादपों में लैंगिक जनन कैसे करना है, उसके बाद हम फिर एनिमल से पढ़ेंगे। पादपों में जो लैंगिक जनन है उसमें पादप 3 प्रकार के हो सकते हैं, वर्षीय, द्विवर्षीय और बहुवर्षीय, ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ स्पैन यानी कि जीवन काल। जीवन काल के आधार पर पादप 3 प्रकार के होते हैं। वर्षीय, इन्हें एक वर्षीय भी बोलते हैं, द्विवर्षीय, बहुवर्षीय, एनुअल्स, बाइनियल्स और पेरिनियल्स। अब पादप में जो एनुअल्स, बाइनियल्स और पेरिनियल्स है, इसका मतलब क्या है कि ये अपनी जीवन काल एक ग्रोइंग सीजन में या मैक्सिमम 1 वर्ष में कंप्लीट करते हैं। बाई माने तो ये अपना जीवन काल 2 ग्रोइंग सीजन में अथवा 2 मैक्सिमम वर्ष में कंप्लीट करते हैं। 2 सीजन कौन से है? पहले सीजन में इनकी ग्रोथ होती है कौन सी? कायिक अवस्था में, यानी कि इनकी वेजिटेटिव ग्रोथ होती है, कायिक ग्रोथ होती है। और सेकंड सीजन में इनकी रिप्रोडक्टिव ग्रोथ होती है, अर्थात इनमें पुष्पन आता है, इनमें फ्लावर्स आते हैं। बहुवर्षीय पादपों में क्या होता है कि अपना जीवन काल अनेक वर्षों में कंप्लीट करते हैं। जैसे ट्रीज होते हैं, ट्रीज के लिए जीवन काल 200 साल, 500 साल, 1000 साल होता है। तो इसके एग्जाम्पल कौन से हैं? एनुअल प्लांट्स के व्हीट, राइस, मेज यानी कि गेहूं और चावल एटसेट्रा। और द्विवर्षीय के एग्जाम्पल है कैबेज, कॉलीफ्लावर यानी गोभी, मूली एटसेट्रा। और बहुवर्षीय जितने भी ट्रीज आप सामान्यतः देखते हैं, चाहे वो बरगद का हो, चाहे वो नीम का हो, आम का हो, अशोक का एटसेट्रा, सभी जो होते क्या होते हैं? बहुवर्षीय होते हैं। नेक्स्ट जो हमें पता होना चाहिए इसके बाद वो ये होना चाहिए, नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा लैंगिक जनन में नेक्स्ट टॉपिक है कि जो पादप होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, मोनोकार्पिक और पॉलीकार्पिक। पादप इसमें 2 प्रकार के हैं, मोनो कार्पिक और पॉली कार्पिक।
ये पादप जो दो प्रकार के हैं, मोनोकार्पिक और पॉलीकार्पिक, ये किसके आधार पर है कि ये जीवन में कितनी बार पुष्पन यानी कि फ्लावरिंग करते हैं और फ्रूट्स बनाते हैं। फ्लावरिंग के बाद नॉर्मली फ्रूट्स बनता है, तो जीवन में कितनी बार वो फ्लावरिंग करते हैं, कितनी बार वो पुष्प उत्पन्न करते हैं, इसके आधार पर दो प्रकार के होते हैं बेसिकली, मोनोकार्पिक और पॉलीकार्पिक। तो मोनो माने क्या होता है, वन, और पॉली माने होता है बहुत सारे। तो इसके नाम से चल रहा है कि ये जीवन में एक बार फ्लावरिंग और फ्रूट्स बनाते हैं, यानी कि एक ही बार पुष्प उत्पन्न करेंगे और एक ही बार जीवन में फ्रूट्स बनाएंगे। पॉलीकार्पिक का मतलब ये जीवन में कई बार फ्लावरिंग करेंगे, कई बार पुष्प बनाएंगे। इसका जो एग्जाम्पल है, मोनोकार्पिक का मतलब जो जीवन में एक बार फ्लावरिंग कर रहे हैं, कौन से, एनुअल्स जो हमने पढ़े, एक वर्षीय, और बाइनियल्स यानी कि द्विवर्षीय। और एक विशेष एग्जाम्पल है बांस। बांस वैसे तो पेरिनियल प्लांट है यानी कि बहुवर्षीय है, वो बहुत समय तक जीता है, कई सालों तक जीता है, लेकिन वो जीवन में एक ही बार 50 से 100 वर्षों में एक बार फ्लावरिंग करता है, अर्थात है पेरिनियल लेकिन जीवन में एक ही बार फ्लावरिंग करेगा, वो भी कितने सालों बाद, कम से कम 50 से 100 साल के बाद। पॉलीकार्पिक जो प्लांट्स जीवन में कई बार फ्लावरिंग करते हैं वो क्या कहलाते हैं, पॉलीकार्पिक कहलाते हैं। एग्जाम्पल इसके पेरिनियल यानी कि बहुवर्षीय। बहुवर्षीय पादप जो होते हैं वो नॉर्मली क्या होते हैं, पॉलीकार्पिक होते हैं, जीवन में कई बार फ्लावरिंग करते हैं। इसके बाद एक एग्जाम्पल और आपको पता होना चाहिए जो विशेष होता है, स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना। स्ट्रोबिलेंथियस कुंथियाना जो है वो 12 वर्षों में केवल एक बार पुष्प देता है और उसके बाद फिर वो अगली बार पुष्प अगले 12 वर्षों के पश्चात देता है। तो बांस जीवन में केवल एक ही बार देता है और स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना जीवन में 12 वर्षों के बाद ही फ्लावरिंग करता है। एक बार देने के बाद अगली बार फ्लावरिंग वो 12 वर्षों के बाद करता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो हमें पता होना चाहिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, वो है कि जीवों में लैंगिकता क्या होती है, यानी कि ये प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के लिए है कि जीवों में लैंगिकता। जीवों में लैंगिकता का मतलब क्या है, सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म। सेक्सुअलिटी और ऑर्गेनिज्म में दो भागों में डिवाइड किया सकता है ऑर्गेनिज्म को। पहला है समथैलेसी अथवा उभयलिंगाश्री और द्विलिंगी, यानी कि इसको हम बोलते हैं सम माने सेम, थैलस यानी कि जो शैवाल और कवक में जो प्लांट बॉडी वो थैलस कहलाती है। तो उभयलिंगाश्री का मतलब दोनों पार्ट, नर और मादा दोनों पार्ट यानी कि जनन अंग एक ही जंतु में या एक ही पादप में या एक ही जीव में होते हैं, तब उस कंडीशन को क्या बोलते हैं हम, समथैलेसी या उभयलिंगाश्री और द्विलिंगी। लेकिन जब नर और मादा जनन अंग अलग अलग जीव में होते हैं तब हम उसे क्या बोलते हैं, एक लिंगी, एक लिंगाश्री और विषमथैलेसी। समथैलेसी और विषमथैलेसी शब्द जो है वो शैवाल और कवकों में यूज किया जाता है क्योंकि वहां उनकी जो प्लांट बॉडी होती है वो वास्तविक जड़, तना और पत्तियों में बटी हुई नहीं होती, और एक ऐसी प्लांट बॉडी जो जड़, तना और पत्तियों में बटी हुई नहीं होती हम उसे थैलस बोलते हैं। इसलिए जब मेल और फीमेल एक ही में होंगे उसके अंदर तब वो क्या कहलाएगा, समथैलेसी। लेकिन जब मेल और फीमेल अलग अलग पर होंगे तब वो क्या कहलाएगा, विषमथैलेसी। प्लांट्स में, एनिमल्स में उभयलिंगी और द्विलिंगी वर्ड यूज करते हैं, एक लिंगाश्री और एक लिंगी वर्ड। समथैलेसी यानी कि उभयलिंगाश्री या द्विलिंगी का एग्जाम्पल है कुछ कवक तथा शैवाल और अधिकांश पादप। अधिकांश पादपों में फ्लावर मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है और उस फ्लावर के अंदर अधिकांश प्लांट्स में मेल और फीमेल दोनों पार्ट्स उपस्थित होते हैं। मेल पार्ट स्टैमन होता है, फीमेल पार्ट कार्पल होता है। विषमथैलेसी यानी कि एक लिंगाश्री के एग्जाम्पल जो है कुछ पादप और अधिकांश जंतु। अधिकांश जंतुओं में मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन अलग अलग जीव में होते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमें पता होना चाहिए वो है प्रजनन काल के आधार पर जंतु, यानी कि जो प्रजनन काल जो होता है, जितने समय में कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करके नया ऑर्गेनिज्म बनाता है हम उस काल को बोलते हैं प्रजनन काल। प्रजनन काल का मतलब रिप्रोडक्टिव पीरियड। तो प्रजनन काल के आधार पर
प्रजनन काल के आधार पर जो जंतु होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, मौसमी प्रजनक और सतत प्रजनक। मौसमी प्रजनक और सतत प्रजनक। सतत का मतलब होता है कंटिन्यूअस ब्रीडर्स और मौसमी का मतलब होता है सीजनल ब्रीडर्स। अब इनके नाम से चल रहा है कि सीजनल ब्रीडर्स का मतलब एक विशेष सीजन में, कंटिन्यूअस का मतलब लगातार, यानी कि वे जंतु जिनमें फीमेल्स के जेनाइटल ट्रैक्ट में जो चक्रीय चेंजेस होते हैं, जो सीजनल चेंज होते हैं, जो कंटिन्यूअस साइक्लिक चेंजेस होते हैं, वो किसी विशेष परिस्थितियों में विशेष सीजन में होते हैं, लेकिन ये थ्रू आउट ईयर रहते हैं। यानी कि जो प्रजनन करने के लिए अपने अंदर जो चेंजेस करते हैं फीमेल्स में, वो किसी विशेष मौसम में विशेष समय पर होती है, वो क्या कहलाते हैं, सीजनल ब्रीडर्स। लेकिन जिनमें एक निश्चित क्रम में होती रहती है थ्रू आउट द ईयर हमेशा, उसे हम बोलते हैं कंटिन्यूअस ब्रीडर्स। और कंटिन्यूअस ब्रीडर्स के एग्जाम्पल है मनुष्य। मनुष्य में हर साइक्लिक चेंज होता है, हर एक निश्चित समय के बाद लगातार चलता रहता है। लेकिन जो मौसमी प्रजनक है यानी कि सीजनल ब्रीडर्स हैं, जैसे काउ, इसके एग्जांपल है काउ, डॉग, कैट, यानी कि बफेलो, टाइगर एटसेट्रा, सभी जो होते हैं वो ज्यादातर क्या होते हैं, सीजनल ब्रीडर्स होते हैं, एक विशेष सीजन में ब्रीड करते हैं। लेकिन मनुष्य जो होते हैं वो कंटिन्यूअसली ब्रीड करते रहते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमें पता होना चाहिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, वो है कि जंतुओं में लैंगिक चक्र जो होता है, यानी कि जो साइक्लिक चेंजेस होते हैं, वो दो प्रकार के होते हैं। साइक्लिक चेंजेस जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। ऑस्ट्रस साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल। ऑस्ट्रस साइकिल को मध चक्र बोलते हैं हिंदी में, मध चक्र, और इसको ऋतुस्राव चक्र कहते हैं। अब दोनों चक्रों में अंतर क्या है कि जो गैर प्राइमेट्स होते हैं यानी कि नॉन प्राइमेट्स होते हैं, प्राइमेट्स इसके एग्जांपल हम पहले देखते हैं। प्राइमेट्स इसके जो एग्जांपल है वो कौन है, एप्स यानी कि कपी, मंकी यानी कि बंदर, और ह्यूमंस यानी कि मनुष्य, ये होते हैं प्राइमेट्स। तो जो फीमेल प्राइमेट्स की रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट्स में जो साइक्लिक चेंजेस होते हैं, हम उनको क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल, यानी कि ये होते हैं प्राइमेट्स में, प्राइमेट्स की फीमेल में जो साइक्लिक चेंजेस होते हैं रिप्रोडक्शन के लिए, उनके रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, उनके जनन अंगों में, हम उसे क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल। लेकिन यही चेंजेस जब गैर प्राइमेट्स में यानी कि गैर प्राइमेट्स में होते हैं, जैसे काऊ में, बफेलो में एटसेट्रा में, वही साइक्लिक चेंज अब हम क्या, अब उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं कहेंगे, अब क्या बोलेंगे हम, ऑस्ट्रस साइकिल। यानी कि जो सीधी बात है, एक लाइन में हमें क्या समझना है कि जो गैर प्राइमेट्स में साइक्लिक चेंजेस होते हैं रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ऑफ फीमेल्स में, वो क्या कहलाएंगे, ऑस्ट्रस साइकिल। लेकिन जो प्राइमेट्स के फीमेल्स में जो साइक्लिक चेंजेस हो गए रिप्रोडक्शन के लिए उनके जनन अंगों में, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में, हम उसको क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल। प्राइमेट्स कौन होते हैं, एप्स, मंकी और ह्यूमंस, और नॉन प्राइमेट्स काऊ, बफेलो, टाइगर, भेड़, हिरन एटसेट्रा सब क्या होते हैं, गैर प्राइमेट्स होते हैं, यानी कि उनमें एस्ट्रस साइकिल पाया जाता है। इसके बाद लैंगिक जनन की घटनाएं। अब हमें इसके बाद हमें जो पता होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, लैंगिक जनन की घटनाएं। लैंगिक जनन की परिघटनाएं अब हमें पढ़नी है। तो लैंगिक जनन की परिघटनाएं पढ़ने से पहले हमें समझना है कि घटनाएं घटती कैसे। सबसे पहले क्या होता है, हमने क्या समझा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट्स बनेंगे, किससे, जनक से। गैमीट्स बनकर फिर वो एक दूसरे के संपर्क में आने चाहिए, फिर वो फ्यूज होने चाहिए, फ्यूज होने के बाद फिर जायगोट बनने के बाद
उससे एम्ब्रियो यानी कि भ्रूण बनेगा और भ्रूण से फिर वो नया ऑर्गेनिज्म बनेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेन घटना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वो क्या है, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, हमने भी क्या कहा, गैमीट्स बनेंगे और फ्यूज होंगे। गैमीट्स क्या होते हैं, स्पेशलाइज्ड सेल, हैप्लॉइड सेल्स होती है जो आगे जाकर फ्यूज होकर डिप्लॉइड जाइगोट बनाती हैं। तो गैमीट्स की परिभाषा हो गई, गैमीट्स हमेशा हैप्लॉइड स्पेशलाइज्ड सेल है, विशेष सेल्स हैं जो फ्यूज होने के बाद क्या बनाती है, डिप्लॉइड जाइगोट। तो सबसे पहले जो मेन स्टेप है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वो क्या है, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है, दो गैमीट्स का फ्यूज होना और फ्यूज होकर जाइगोट का बनना। तो फर्टिलाइजेशन मेन इवेंट्स हो गया। अब कुछ घटनाएं क्या होंगी, फर्टिलाइजेशन से पहले होंगी और कुछ घटनाएं क्या होंगी, फर्टिलाइजेशन के बाद होंगी। तो जब घटनाएं पहले होंगी तो उसके लिए वर्ड लगाते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। प्री माने पहले और पोस्ट माने बाद में। तो जो घटनाएं फर्टिलाइजेशन से पूर्व होगी यानी कि निषेचन से पहले होंगी वो क्या कहलाएंगी, फर्टिलाइजेशन पूर्व की परिघटना यानी कि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। फर्टिलाइजेशन का मतलब दो गैमेट्स का फ्यूज होकर जाइगोट का बनना, और जो घटनाएं इसके बाद घटेंगी वो क्या कहलाएंगे, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स यानी कि पश्च निषेचन अवस्थाएं। और इसमें जो निषेचन से पूर्व घटनाएं घटेंगी क्या होगा, क्या सबसे पहले गैमेट्स बनने चाहिए। गैमेट्स बनने के प्रोसेस को बोलते हैं युग्मक जनन। युग्मक माने गैमेट्स और जनन मतलब बनना। तो गैमेटोजेनेसिस, जेनेसिस माने फॉर्मेशन, किसका फॉर्मेशन, गैमेट्स का। सेकंड नंबर है, अब वो बनने के बाद एक दूसरे के संपर्क में आना चाहिए गैमेट्स, मेल और फीमेल हो या एक जैसे हो, कैसे भी गैमेट्स हो वो संपर्क में आना चाहिए। तो गैमेट्स का स्थानांतरण, एक जगह से दूसरी जगह तक जाकर मिलना, और मिलने का मतलब क्या है, ट्रांसफर होना, स्थानांतरण होना। तो सेकंड स्टेप क्या होगा, युग्मक स्थानांतरण। इसके बाद दोनों फ्यूज हो जाएंगे, फ्यूज होकर क्या बनाएंगे, जाइगोट। और जाइगोट बनने के प्रोसेस को, क्योंकि गैमेट्स के फ्यूज होकर जाइगोट बनने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन और सिनगैमी, हिंदी में क्या बोलते हैं, निषेचन। इसके बाद घटना कौन सी आएंगी, फर्टिलाइजेशन के बाद की। अब बाद की घटनाएं कौन सी है, युग्मक जनन, युग्मनज का बनना, यानी कि युग्मनज बनेगा, जाइगोट बना, और जाइगोट में अब विशेष डिविजन्स होंगे, डिविजन्स के बाद डिफरेंशिएशन होंगे, और डिफरेंशिएशन दोनों के बाद सेल डिवीजन के बाद और सेल डिफरेंशिएशन के बाद, यानी कि कोशिका के विभाजन और कोशिका के विभेदन के बाद क्या बनेगा, भ्रूण बनेगा। भ्रूण आगे जाकर क्या बनाएगा, नया ऑर्गेनिज्म बनाएगा। बच्चों, आज की इस वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। हमारी इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपका कोई डाउट है तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और इस अध्याय को और अच्छे से पढ़ने और समझने के लिए आप चित्रा प्रकाशन की बुक एक्टिव जीव विज्ञान की सहायता भी ले सकते हैं।